हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वाली वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों क्लास 12th का एकदम न्यू चैप्टर यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 यहाँ लेने वाले हैं। नेम आप देख सकते हैं, मैट्रिसेस इसका नेम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। अब ये देखो बच्चों, मैट्रिसेस जो है ना, ये एक तरह से प्लूरल वर्ड है। क्या है बच्चों? ये प्लूरल वर्ड। अब ये प्लूरल वर्ड किसका है? ये प्लूरल वर्ड है बच्चों मैट्रिक्स का। ध्यान रखना, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिसेस है एक तरह से ये प्लूरल वर्ड है किसका? मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स को समझते कि मैट्रिक्स होता क्या? मैट्रिक्स बच्चों एक तरह से आपके पास ध्यान रखना, ये अरेंजमेंट होता है बच्चों। क्या होता है? अरेंजमेंट। वो भी किसका? नंबर्स का। तो एक तरह से आप कह सकते हैं मैट्रिक्स एक तरह से नंबर का अरेंजमेंट है बच्चों। क्या है बच्चों? नंबर का अरेंजमेंट। ध्यान रखना। अब ये नंबर का अरेंजमेंट किस तरह से करना है, किस शक्ल में करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर का जो अरेंजमेंट है ना, वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की शक्ल में आना चाहिए। ध्यान रखना, आपको क्या करना है बच्चों? रेक्टेंगुलर फॉर्म की शक्ल में अगर आप नंबर का अरेंजमेंट करते हो तो उस तरह का जो अरेंजमेंट हुआ, उस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं? मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स। अब जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखो बच्चों, मैं मान लेता हूं, एक बच्चा मान लिया मैंने, जैसे कि ये बच्चा है राहुल। क्या है बच्चों? एक बच्चा है राहुल। अब इसके पास कुछ क्वांटिटीज में कुछ चीजें रखी हुई है। जैसे कि पहला एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लिया कि इसके पास 5 नोटबुक है। क्या है बच्चों? 5 नोटबुक। अब इस क्वांटिटी को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करूंगा? तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों? बिग ब्रैकेट का या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और उसके अंदर जो भी नंबर दे रखा है उसको रख देते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, अभी देख सकते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो रहा है, ये अरेंजमेंट ही आपके पास मैट्रिसेस कहलाता है। अब जैसे कि देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर ये तो पहली कंडीशन बना दी मैंने। अब दूसरी कंडीशन में जब देखते हैं, जैसे कि राहुल है, इसके पास 5 तो नोटबुक है। क्या है बच्चों? 5 नोटबुक, और इसके पास 2 पेन है। अब इसका अरेंजमेंट कैसे करें? तो इसका अरेंजमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आप बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखा मैंने 5 और 2, या फिर एक दूसरी शक्ल में इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 5 और 2। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं, ये जो 5 है ना, ये किसको बताएगा? नोटबुक को, और 2 जो है वो किसको बताएगा? पेन को। यहाँ पर भी आप इसको घुमा के लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर का अरेंजमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो रहा है। ये अरेंजमेंट आपका मैट्रिक्स है। इसका और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिर से एक बंदा लिया राहुल। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि एक ही मैंने नंबर लिया था और यहाँ पर भी एक ही लाइन में नंबर लेते, लेकिन अब मैं देखो 2 बंदों को जोड़ रहा हूँ या 3 बंदों को जोड़ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ देखो, मैंने एक तो ले लिया राहुल, ठीक है, एक मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पर फातिमा, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे कि समझने के लिए दिव्या। ये 3 बच्चियां हैं। अब इनके पास मान लेते हैं, राहुल के पास तो सेम कंडीशन लगा देते हैं, 5 तो नोटबुक है भाई, और इसके अलावा यहाँ पर इसके पास 2 पेन, ये मैंने लिख दिया। अब जैसे कि फातिमा है भाई, फातिमा के पास 3 नोटबुक है और 10 पेन है। ठीक है, ये समझ लेते हैं। और जो दिव्या है उसके पास 10 तो नोटबुक है। क्या है बच्चों? 10 नोटबुक, और इसके अलावा इसके पास 5 क्या है? पेन है। ठीक है, अब इस नंबर्स का देखो मैं अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ। तो ये नंबर का अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? 2। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो नंबर को आप डायरेक्ट एज इट इज लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये मैंने अरेंजमेंट यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर ये 5 लिख दिया मैंने, 5 के साथ 2 आ गया, फिर इसके बच्चों 3 के साथ उधर क्या है? 10, फिर यहाँ पर है आपके पास 10 और उधर क्या है? 5। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो लाइन है ये क्या बताएगी बच्चों? ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये तो बताएगी आपके पास नोटबुक को, और ये जो चीज है ये बताएगी आपके पास पेन को। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है राहुल के पास कितने हैं, यहाँ पर ये आपके पास बता रहा है कि फातिमा के पास कितने हैं, और यहाँ पर ये बता रहा है आपको दिव्या के पास कितना है। जैसे कि राहुल के पास 5 तो नोटबुक है और 2 पेन है, देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर। फातिमा के पास 3 तो नोटबुक है और 10 कितने हैं? पेन है। ठीक है, देख सकते हैं। इसी दिव्या के पास आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसका अरेंजमेंट एक और तरीके से हो सकता था। अब वो अरेंजमेंट कैसे होगा उसको समझते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इनको एज इट इज लिखा, इसको बच्चे क्या करते हैं? घुमा के भी लिख सकते हैं, वो भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होता है। घुमा के कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये यू था ना, अब इसको मैं क्या करूंगा? इन दोनों को न्यू लिखूंगा, जैसे कि 5 और 2 लिख दिया, फिर ऐसे 3 और 10 लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 और 5 लिख देंगे। ये लो 10 10
और 5। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो चीज है ये 5 3 10, ये तो किसको बताएगी, यहाँ पर आपके पास नोटबुक को, और ये जो चीज है किसको बताएगी, पेन को। और ये पहली जो लाइन आई यहाँ पर, ये राहुल के पेन को बताएगी, ये फातिमा के पेन को बताएगी, और ये दिव्या के पेन को बताएगी। अब आप देख सकते हैं जो राहुल था उसके पास 5 नोटबुक थी और 2 पेन थे। देखो यहाँ पर फातिमा जो इसके पास 3 नोटबुक और 10 पेन है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे आगे वाला भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर का अरेंजमेंट था बच्चों, क्या था नंबर का अरेंजमेंट, कैसी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस अरेंजमेंट को क्या कहा गया, मैट्रिक्स कहा गया। बात समझ आ गई होगी। अब मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर 2 चीजें और आती है बच्चों। कितनी चीजें, 2 चीजें आती है। एक तो यहाँ पर आती है बच्चों रो, क्या आती है बच्चों, रो। और एक आपके पास आती है, रोज बोल सकते हो आप इसको, और एक आता है आपके पास कॉलम। क्या आते हैं बच्चों, कॉलम्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास रोज क्या होती है और कॉलम क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर जमे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोज कहलाते हैं। और जो वर्टिकल लाइन में जो नंबर जमे हुए होते हैं आपके पास, क्या होते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन के अंदर जो नंबर अरेंजमेंट हुए हुए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ समझते हैं। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ये पहली रो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहली रो है, ये आपके पास दूसरी रो है, और ये तीसरी रो। तो यहाँ पर जो रो है वो कितनी, टोटल 3 है। ठीक है, अब कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन में जो नंबर जमे होते हैं, मतलब यूं खड़े देखने पर जो नंबर आएंगे, जैसे कि यहाँ देखो ये रहा और ये रहा, तो ये खड़े जो नंबर जमे हुए खड़ी फॉर्म में, इनको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ देखो कितने कॉलम है, 2 कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलम कितने हो गए बच्चों, 2। और अगर बात इसकी करें तो यहाँ पर देखो वर्टिकल लाइन कितनी है, तो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर रो जो है वो कितनी आ गई बच्चों, 2। और कॉलम की बात करें तो कॉलम देखो कितने आ रहे हैं, तो कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं बच्चों 3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको तो क्या कहेंगे आप, रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम। तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स आपने समझ लिया। मैट्रिक्स के अंदर 2 तरह की लाइंस होती है, खड़ी वाली और एक आड़ी वाली। जो आड़ी वाली लाइन है जिसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल, उसका नाम होता है रोज। और जो वर्टिकल होती है, जो मतलब खड़ी लाइन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर जैसे कि ये पहली रो है तो इसको अपन बोलेंगे R1, ये दूसरी है तो इसको R2, और इसको क्या बोलेंगे, R3। ये पहला कॉलम है तो इसको C1 बोलेंगे और इसको C2, और ऐसे आगे जाता जाएगा तो C3 आपके पास हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई हो। अब ये बात आपको समझ आ गई, रो, कॉलम और मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है बच्चों आपके पास वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको समझते हैं। तो अगली हेडिंग जो है बच्चों आपके पास वो आएगी यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तभी बता सकते हो जब आपको वहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पता हो। क्या हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पता हो। जैसे कि मान लेता हूं मैं कोई भी एक मैट्रिक्स है, क्या है बच्चों, कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो रो है, क्या है बच्चों, रो, वो तो एम है। मैं मान लेता हूँ क्वांटिटी एम है। जैसे कि यहाँ पर कितनी रो आ रही थी, 3, तो इसी मैंने मान लिया किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रो है वो एम है। और यहाँ पर बात करें कॉलम की, कॉलम मतलब आपके पास ये वाली लाइन है, जैसे कि इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं, इसमें 2 कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समझने के लिए मान लेता हूँ कि कॉलम कितने, n है। तो ध्यान रखना बच्चों, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो ऑर्डर को आप क्या बता सकते हो, इन दोनों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, तो वो जो शक्ल बनेगी वो क्या कहलाएगा, आपके पास ऑर्डर कहलाएगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड करेंगे बच्चों आप m by n। क्या करेंगे, m by n। ध्यान रखना हमेशा आगे रो आएंगी और पीछे क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। ध्यान रखना हमेशा आगे क्या आएगी, रो और पीछे कॉलम। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि बच्चों एक बात ध्यान और रखना, जो भी मैट्रिक्स होती है ना, जो भी मैट्रिक्स होती है, इसको हमेशा आप डिनोट करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं हमेशा, तो इसको डिनोट करते हैं आप कैपिटल लेटर में। किसमें बच्चों, कैपिटल लेटर में। अब कैपिटल लेटर में आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स थी, इसको मैं बड़ा ए या फिर बड़ा बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, या कैपिटल सी, कैपिटल डी, कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि देखो मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा था और फिर ऑर्डर की बात कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया जिसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना मैट्रिक्स को कैपिटल
लेटर्स ही बताएंगे। एक और मैंने एग्जांपल लिया जिसमें मैंने यहाँ पर आर से डिनोट कर दिया रफाकत सर के नाम से, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ भी, जैसे एस ले लिया यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 एग्जांपल ले रहा हूँ और तीनों को मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ क्योंकि डिनोट कैपिटल लेटर में करता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो इसमें मैंने यहाँ लिखा जैसे कि 1 2 3, और यहाँ बात करते तो मैंने यहाँ लिखा आपके पास 1 और 2, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर अपन ले यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों मैं जैसे कि ले लेता हूँ Q ले लेता हूँ, है ना, और इसको मैं 1 लिख देता हूँ। अब आपसे कहें कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, क्या बताओ बच्चों, ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर बताने के लिए सीधा सा है, मैंने क्या कहा, जो रो है और जो कॉलम है उनको बस आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो, ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर इसका मैं ऑर्डर लिखूं, क्या लिखूं, ऑर्डर, तो यहाँ देखो कितनी रो आ रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर 2 रो आ रही, तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। और कितने कॉलम आ रहे हैं, तो आप कहोगे 3 कॉलम है, तो लोग 3 कॉलम लिख दिया। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/3, क्या आएगा बच्चों, 2/3। और इस ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना, इसके एंड पर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, मैट्रिक्स के एंड पर, ध्यान रखना आप। अब जैसे कि इसकी बात करें तो इसमें कितनी रो है, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है 1, तो ये 1 मैंने लिखते हैं। अब खड़ी लाइन देखो, तो यहाँ 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ऑर्डर 1/3। आगे बात समझ में देख सकते हैं, ये तो 1 है और यूं देखने पर कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर जो है वो 1/3। चलो इसकी बात करें तो इसमें देखो रो, पहली रो और दूसरी रो, तो कितनी रो है यहाँ पर, तो यहाँ 2 रो है। और कॉलम कितने हैं, तो आप कॉलम देखो कितने हैं, आपको दिखेगा सिर्फ 1 कॉलम, तो यहाँ पर 2/1 हो। आई बात समझ में। इसकी अगर बात करें तो इसमें बता सकते हो कितनी रो कितने कॉलम है, तो देखते हैं यहाँ पर ये कितनी रो है, 1 रो है। और ये ऊपर से देखेंगे तो कॉलम भी कितने हैं, 1 है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 into 1 आएगा। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, जब भी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्डर की, तो ऑर्डर में आपको बस मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे लिख देना मल्टीप्लाई की फॉर्मूला। मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे कि इनको मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, ऐसे मत करना। जब भी ऑर्डर की बात करें तो बस मल्टीप्लाई करके आपको छोड़ देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया, रो और कॉलम की क्वांटिटी को बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या है। क्लियर। अब ऑर्डर क्लियर हो गया बच्चों, तो इसके अंदर एक बात और आती है, वो आती है आपके पास एलिमेंट, या फिर एक तो दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं इसको एंट्रीज, या तो एलिमेंट बोलो या फिर एंट्रीज बोलो। अब एलिमेंट और एंट्रीज होता क्या, इसको भी समझो। तो जैसे कि बच्चों कोई मैट्रिक्स है उसको तो कैपिटल लेटर से बताते हैं। अब ये पूरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है वो नंबर ही क्या कहलाता है आपके पास, एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर एंट्रीज कहलाती है। ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। यहाँ पर देखो कितने, 3 एलिमेंट है। यहाँ पर कितने, 2 है, और यहाँ पर 1 है। तो इनके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा ना वो एंट्रीज कहलाती है या फिर एलिमेंट कहलाते हैं। अब आपसे कहें कि भाई बताओ किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बच्चों काउंट करोगे 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट है। या फिर इसके लिए देखो अपन ये भी कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6। जो ये 6 आया ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है, और ये बिना मल्टीप्लाई की फॉर्म क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। ध्यान रखना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 6। यहाँ देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, आप काउंट करोगे तो 2 है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना है, 2 है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, 3। यहाँ पर देखो इसमें कितने, एक ही एलिमेंट दिख रहा है आपको, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालने के लिए बस उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो ऑर्डर था, यहाँ पे जो ऑर्डर था बच्चों को क्या था, m क्रॉस n। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है जब अल्फाबेट आपको गिवन हो। तो यहाँ पर m इंटू n जो है वो किसको बताएगा बच्चों, एलिमेंट्स को बताएगा। वो भी कौन से एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं उनको बताएगा। तो टोटल एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके। और ऑर्डर की बात करें तो बस क्रॉस में आपको लिख देना है। तो बच्चों यहाँ तक की बात आपकी कंप्लीट होती है। अब ये कंप्लीट हो गया तो बस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स से कुछ बच्चे हैं, मतलब इनके कुछ टाइप्स है, उनको यहाँ सीखना है। तो इसको रफ करते हैं और उनको समझते हैं।
बच्चों अब बात करते हैं मैट्रिसेस के बच्चों की, मतलब मैट्रिसेस किस किस तरह के बच्चे हैं, मतलब किस किस तरह के उसके टाइप्स हैं, उनको यहाँ समझते हैं। उनके टाइप्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि जो पहला टाइप है वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, फिर दूसरा आपके पास रो मैट्रिक्स है, फिर अगला वाला आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद अगला जो है आपके पास वो डायगोनल मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद स्केलर आ जाएगा, फिर उसके बाद आइडेंटिटी आ जाएगा और उसके बाद जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को अपन समझते हैं कि किसमें क्या आता है और कौन सी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, तो समझते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की। तो देखिए बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम क्या हो, एक कॉलम हो बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 2 ले लिया, तो यहाँ देख सकते हो सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। या फिर ऐसे और भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 5 और 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप एक ही कॉलम आ रहा है। यहाँ पर रो तो 2 आ रही है लेकिन कॉलम एक ही है। यहाँ पर देख सकते हैं रो आपके पास 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं आप कॉलम मैट्रिक्स। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं किसकी, रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स की कहानी भी सेम है बच्चों, रो मैट्रिक्स की कहानी भी सेम ही है। ध्यान रखना इसके अंदर कितनी रो होना चाहिए, सिर्फ एक रो हो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसको आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब एक ही रो आपको बनाना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसको लेटा दो बस, तो लेटाएंगे बच्चों यहाँ पर तो 1 2 बन जाएगा। इसको लेटा दो यहाँ पर, इसे लेटाएंगे तो आपके पास बनेगा 1 5 और 10। अब आप देख सकते हैं इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 2 2 आ रहा है। इसके अंदर एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जिसके अंदर एक रो मिलेगी वो क्या कहलाएगा, आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बात भी समझ आ गई होगी आपको, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। अब लेते हैं किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स को ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने के लिए, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल आ जाते हैं, मतलब जितनी रो है उतनी इसके अंदर अगर कॉलम है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर बच्चों मैंने एग्जांपल में लिखा 1। अब ये जो 1 है इसके अंदर देखो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल में लिखते हैं 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर कितनी रो है, आप कहोगे सर 2 रो है, कॉलम कितने हैं, तो कॉलम में आपको 2 दिखेंगे। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपको क्या समझ में आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आएगा बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्यों समझ में आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ये समझ में आ रहा है बच्चों क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है ना तो डायगोनल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि पहले वो स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, पहली बात तो ये। अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अभी डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, अब डायगोनल वाले एलिमेंट ये रहे, डायगोनल वाले एलिमेंट ये जो है, ये इन्हें छोड़कर, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचे वो सारे 0 हो जाए और डायगोनल को में 0 नहीं हो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले तो रो और कॉलम सेम बनाना है मुझे, तो 1 2 3 4। अब उसने कहा है कि डायगोनल ये है तो इसको छोड़ के सारे 0 कर दो, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी 0 कर दो, यहाँ पर भी 0 कर दो। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले था अब ये क्या बन चुका है, डायगोनल मैट्रिक्स बन चुका है, क्योंकि डायगोनल में 0 नहीं है, बाकी डायगोनल को छोड़ के सब जगह आपको 0 दिख रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल को छोड़कर जो भी बचे वो सारे के सारे अगर 0 बन जाए, सारे के सारे क्या बन जाए, 0 बन जाए, जैसे कि यहाँ सब जगह मैं 0 बना रहा हूँ, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स तैयार होगा डायगोनल को छोड़ने के बाद, जहां भी एलिमेंट दिख रहा है अगर वो 0 दिख जाए, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। आ गई होगी बात समझ में, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब
डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स से ही आपको क्या समझ में आएगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या समझ में आएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स को समझो, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, सबसे पहले तो डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल का मतलब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, सब जगह जीरो होना चाहिए, तो ये डायगोनल कहता है। अब डायगोनल से स्केलर कैसे बना तो समझना। अब स्केलर में एक अलग से कंडीशन आ गई, डायगोनल से अलग से कंडीशन क्या है, अब देखो बताता हूँ। जैसे कि यहाँ डायगोनल में देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन अगर इन एलिमेंट्स को अगर मैं सेम कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, एलिमेंट्स को सेम बना दूं। जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 अगर मैं लिख दूं, या फिर यहाँ 4 है तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूं, तो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम बन जाएंगे। जब ये डायगोनल के एलिमेंट सेम बन जाएंगे ना, तो एलिमेंट सेम बनते ही जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी 5 बना दूं और इसको भी 5 बना दूं, क्या कर दूं, दोनों को 5 5 बना दूं, तो यहाँ पर तीनों जगह आपको 5 5 5 दिखेगा। या फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देखोगे सारे के सारे सेम दिखेंगे। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 कर देता हूँ, तो आपको डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम दिखेंगे। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ 4 है तो मैं यहाँ भी 4 बना दूं, तो दोनों 4 4 हो गए, सेम हो गए, तो फिर ये जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ बात करें बच्चों, यहाँ पर जैसे कि 5 लिखा हुआ है तो मैं दोनों जगह 5 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 5 5 5 सेम एलिमेंट अगर दिख गए, क्या दिख गए, सेम एलिमेंट यहाँ दिख गए, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी आपको समझ आ गई होगी, स्केलर मैट्रिक्स क्या है। अब स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ आ गई ना, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपको मैंने बता दिया, जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर होंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहलाती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहलाती है जब उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है, सभी डायगोनल के एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूं यहाँ पर आपके पास, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो उसको, सिर्फ डायगोनल के अंदर 1 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कोई सी भी डायगोनल मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी कहलाती है जब उसके अंदर जो डायगोनल है उसके अंदर सारे एलिमेंट 1 1 1 हो। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसको मुझे बनाना है डायगोनल। डायगोनल का मतलब है डायगोनल को छोड़ के सब जगह 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या जाएगा, 0। तो देख सकते हैं डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट बचे रहेंगे। तो इस तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट अगर 1 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 1, जैसे कि यहाँ पर भी 1 आ जाए और यहाँ पर भी 1 आ जाए, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आता है वो क्या कहलाता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में या डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो, तो उस तरह का जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं किससे, आई से। ये भी ध्यान रखना है आपको, किससे डिनोट करते हैं, आई से। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पर बच्चों को क्या कर रहे हैं, 0 की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। क्या करते हैं, 0 की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं और 0 बढ़ाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, और 0 बढ़ाना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर भी मैं 0 कर दूं, यहाँ पर भी 0 कर दूं, यहाँ पर भी 0 कर दूं। तो कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, 0 0 0, सभी के सभी एलिमेंट 0। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सभी के सभी एलिमेंट 0 होंगे, तो वो जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपको सारी समझ में आ गई। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कॉलम जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स, रो जिसमें एक रो होगी वो रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहे, मतलब जितनी रो है उतने कॉलम होंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या है, मतलब एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन जो डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 हो, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स से क्या बना, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल में एलिमेंट थे वो अलग अलग थे, अगर उन्हें अगर आप सेम बना देते हो
और बाकी सब जगह 0 0 कर देते हो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो स्केलर। आइडेंटिटी में क्या होगा, एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 1 1 1 1 होना चाहिए, तो इस तरह का मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो, वो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद लेंगे अपन एक्सरसाइज 3.1 को। तो लेते हैं अगले टॉपिक को। तो बच्चों लास्ट जो हेडिंग बची है आपके 3.1 को स्टार्ट करने से पहले वाली, वो आप देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों जब भी इक्वलिटी की बात आती है ना, तो यहाँ पर हमेशा दो मैट्रिक्स का कंपेयर किया जाता है। दो मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, हमेशा कंपेयर किया जाता है। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि जो पहली मैट्रिक्स है उसको मैं नाम देता हूँ ए, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको मैं नाम दे देता हूँ बी। अब इस मैट्रिक्स को बच्चों मैंने लिखा ए आई जे के नेम से, और दूसरी मैट्रिक्स को मैंने लिखा है यहाँ पर बी आई जे की हेल्प से। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ए और बी, ये कब इक्वल हो सकती है, दोनों कब इक्वलिटी कहलाएंगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज और है, इक्वलिटी को आप इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएगी, तो इसके लिए दो कंडीशंस होती है। क्या होती है बच्चों, दो कंडीशन। पहली कंडीशन में यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम। जैसे कि मतलब यहाँ पर अगर ऑर्डर 2 into 2 है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 into 2, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 1 into 2 है मतलब 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2। तो जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके अलावा बच्चों दूसरी बात ध्यान रखना, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, क्या है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके पास सेम होना चाहिए, तभी जाके आप कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको एग्जांपल की मदद से। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, अब इसको मैं जैसे कि समझने के लिए 2 into 2 का ले लेता हूँ, और इसको भी क्या ले लेता हूँ 2 into 2 का, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ए को जो है ना मैंने कुछ इस तरह से माना 1 2 3 4, ये मैंने मान लिया। तो अब मेरे को यहाँ पर बी को भी इस तरह से मानना पड़ेगा कि ऑर्डर तो कितना आना चाहिए 2 into 2, तो यहाँ पर भी कहना चाहिए 2 into 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट है ना वो ही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए, और जो यहाँ पर है वही होना चाहिए, और जो यहाँ पर है वही। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब इस पोजीशन पे जो है वो दूसरी मैट्रिक्स की उसी पोजीशन पे होना चाहिए। तो कहने का मतलब कोई सी भी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या हो, सेम है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब एक बात और देखो, ये दोनों मैट्रिक्स अब सेम है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू बी। ध्यान रखना, इसमें लिख सकते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनको अपन बराबर कर सकते हैं, और जब बराबर करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर आपको ये बात मैं समझाऊंगा, दोनों को बराबर करने का, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी बराबर करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम होना जरूरी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी होंगे, सेम होंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।